ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये वृहद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कानपुर प्रांत का प्रारंभ करने के लिए हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री यतीन जी भाई साहब हैं। यतीन जी भाई साहब वरिष्ठ प्रचारक होने के साथ साथ हम सब लोगों के मेंटोर भी हैं और विशिष्ट प्रेरणाएं देने का काम करते हैं। यतीन जी भाई साहब के दाहिने आज के मुख्य अतिथि हमारे विद्या भारती के पूर्व छात्र, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद के अनुसार प्रमुख सचिव राज्यपाल श्री महेश कुमार गुप्ता जी हैं। महेश गुप्ता जी यहाँ पे आए, इससे हम भी गौरवान्वित हुए और आप सभी आचार्यों को भी इससे काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा होगा। मैं उमाशंकर जी भाई साहब से अनुरोध करूँगा कि महेश गुप्ता जी को अंग वस्त्र और श्रीफल देकर सम्मानित करें। शिक्षकों का जीवन बड़े संघर्ष का जीवन होता है। बहुत मेहनत से एक एक कड़ी जोड़ के छात्रों को समाज के लिए तैयार किया जाता है। विद्या भारती ने हरदम समाज निर्माण और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए हर स्तर पे काम किया। जब कोरोना आया तो किसी ने कल्पना नहीं की थी, जनवरी माह में कोई कल्पना नहीं थी कि दुनिया रुक जाएगी, ट्रेनें रुक जाएंगी, जहाज़ रुक जाएंगे, लोग घरों में कैद हो जाएंगे। 90-95 वर्ष की आयु के लोगों से हम लोगों ने बात करी, उन्होंने भी कहा ऐसा कभी नहीं हुआ था। 1971 की लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई, तब भी देश चलता रहा, लेकिन इस बार दुनिया रुक गई। जब रुक गई तो हमारे विद्या भारती के वरिष्ठ चिंतकों ने इस विषय पे भी चिंतन किया कि ऐसा कैसे होगा। अब ये तो लगातार होने वाली घटनाएं हो सकती हैं। आज चाइना से बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोरोना वायरस लीक हो गया, दुनिया में फैल गया, कल हो सकता है विभिन्न किस्म के आतंकवादी संगठन अब वायरस का अटैक ही करना शुरू कर दें, क्योंकि दुनिया को ये दिख गया, आतंकवादियों को भी दिख गया कि ये सबसे आसान अटैक है। न बंदूक चलानी है, न लोगों को मरना है, लोग अपने आप मरने लगेंगे। इस चिंतन के बाद फिर ये निर्णय किया गया कि हम विद्या भारती के अपने छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। वो पढ़ाई ऑनलाइन चलनी है। हम लोगों ने संकल्प लिया कि हमें पूर्ण स्वदेशी और पूरी तरह से भारतीय ऐप चाहिए। इसके लिए फिर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। अमिताभ बनर्जी सामने आए, कोरोना काल में भी उन्होंने रात दिन काम कराया और विभिन्न तरीक़ों से किसी भी तरह से प्रयास करके इन्होंने हम लोगों के LMS ऐप को डेवलप किया। आदरणीय मुख्य अतिथि जी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इस ऐप में कंप्लीट वर्चुअल स्कूल है, बच्चों की अटेंडेंस लगती है, बच्चों को पूरा पढ़ाई लाइव पढ़ा रहे हैं हम लोग, सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। उनके पास मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें जो आज लाइव पढ़ाया जाता है वो आगे रिवीजन के लिए वीडियो फॉर्मेट में उसमें मौजूद है। सारी टेक्स्ट बुक ई फॉर्मेट में मौजूद हैं, ई टेक्स्ट बुक के फॉर्म में। जैसे ही हमारे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से जो ऊपर हम लोगों ने क्लासरूम बनाए हैं, उस क्लासरूम से जब आचार्य पढ़ाएंगे किसी विषय को, तो उस समय विद्यालयों के तत्संबंधी आचार्य भी पढ़ रहे होंगे और वो आचार्य यहाँ से क्लास ख़त्म होने के बाद अपने बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क देंगे। होमवर्क जब जमा होगा तो उसमें मार्किंग होगी, वो मार्किंग उनके रिपोर्ट कार्ड के साथ में क्लब हो जाएगी। लेक्चर भी जो हमारे होंगे वो क्वालिटेटिव हों, इसके लिए हम लोग लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसा ये प्रशिक्षण कानपुर प्रांत का आज हो रहा है, 5 दिन प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के दौरान जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य होंगे उनको हम लोग चिन्हित करेंगे
हमारी संकल्पना है कि देश भर में जो आचार्यों के ब्रांड बन गए हैं उनकी जगह हमारे विद्या भारती के आचार्य सफलतम रूप से समाज के सामने आएं। हम लोगों ने देश के सबसे अच्छे टीचर्स को भी अपने साथ जोड़ लिया है, जो किसी समय में फिट जी, आकाश, रेजोनेंस जैसे बड़े बड़े नाम, कोटा की एलन जैसी कोचिंग, इन बड़े बड़े नामों में पढ़ा रहे थे। उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनके मन में भाव जगाया कि देश के बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, और उस पर हम लोगों ने विद्या प्रबोधन नाम से इसी प्लेटफॉर्म से एक स्पेशल क्लासेज ऑनलाइन भी शुरू कर दी हैं। अभी बहुत बड़ा एग्ज़ाम हम लोगों ने कराया, सभी ने अखबारों में भी देखा। लगभग 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप फीस डिस्काउंट के फॉर्म में हम लोगों ने उसमें दी। लगभग 60,000 बच्चे उसमें हमारे विद्या भारती के अपीयर हुए, और 1-2 दिन बाद हम उसमें कौन से बच्चे सबसे अच्छे आए वो परिणाम भी घोषित करेंगे। अब हमने ये संकल्प ले लिया कि कोई भी बच्चा पढ़ाई के लिए कहीं दूर ना जाए, क्योंकि माँ बाप बहुत कष्ट में होते हैं। आचार्यों को तो अनुभव हो गया होगा कि एक माँ जब अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कोटा भेजती है तो सुबह 6, साढ़े 6 बजे पहला फ़ोन बेटी को इसलिए करती है कि वो सुरक्षित तो है ना। दोपहर में फ़ोन इसलिए करती है कि उसने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। बच्चों के ऊपर माँ बाप का 1 साल में 5-6 लाख रुपए खर्च होता है, और उसके बदले उन्हें मिलता है ब्लड प्रेशर, अतिशय तनाव, और हर समय एक अनजाना सा भय माँ बाप के दिमाग में कि पता नहीं सब सुरक्षित है कि नहीं, सब बढ़िया है कि नहीं। विद्या भारती का संकल्प है कि अब किसी बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए कोटा, दिल्ली, बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने घर में रहें, अपने घर का हेल्दी फूड लें, बढ़िया खाना खाएं, प्रेम व्यवहार परिवारीजनों के बीच में रखें, और किसी को भी तनाव ना हो। लेकिन हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो विश्व का सबसे अच्छा कंटेंट है, और बहुत ही बढ़िया स्तर की पढ़ाई होगी उसमें। रज्जू भैया केंद्र एक संकल्प है, एक मिशन है। जब इसका नामकरण होने की बात आई तब भी हमारे माननीय मार्गदर्शकों ने रज्जू भैया नाम ही चयन किया। हमारे सरसंघ चालक रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, इनोवेटिव व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। आज हमारा एक विद्यालय उन्हीं के घर पे चल रहा है प्रयाग में, ज्वाला देवी, और उस ज्वाला देवी विद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि हर वर्ष बच्चे अच्छी खासी मेरिट में संख्या अपनी लेके आते हैं। रज्जू भैया के नाम पे बना ये केंद्र अपने मिशन में सफल होगा, और हमें आप जैसे लोगों के आशीर्वाद की भी ज़रूरत रहेगी। आप जैसे पूर्व छात्र हम लोगों को लगातार सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये मिशन असीमित ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। धन्यवाद। विद्या भारती ने, हम सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही जो भी देश के अंदर परिवर्तन हुए शिक्षा के अंदर, उनको लेकर अपने को परिवर्तित करना, केवल लीक नहीं चलना। और इसलिए आज जिस उद्देश्य को ध्यान में लेकर आप यहाँ आए हैं, ये प्रशिक्षण की अलग विधा है। जो प्रशिक्षणों से अभी तक जो प्रशिक्षण होते रहे, कुछ आपने 5 दिन के प्रशिक्षण किए होंगे, कुछ कार्यकर्ताओं ने 7 दिन के किए होंगे, 10 दिन के किए होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 दिन से अधिक प्रशिक्षण बहुत हुए नहीं हैं। बाकी देश के अंदर तो 30-30 दिन, 40-40 दिन के भी प्रशिक्षण हैं। और इसलिए जो वर्तमान का युग है, ये एक तकनीकी युग है, और इसलिए इस तकनीकी ज्ञान से जो छूता रहेगा वो आज अशिक्षित माना जाएगा। मैं दिल्ली के अंदर एक सेमिनार में था, कंप्यूटर के ऊपर सेमिनार था। एक वाइस चांसलर वहाँ यही बोल रहे थे
कि आप पर कितनी डिग्रियां हैं, आपने कितने विषयों में एमए किया, पीएचडी किया। ये अब आगे आने वाले वर्षों में इसकी गणना नहीं होगी। तो आप तकनीकी ज्ञान कितना रखते हैं, अगर आप तकनीकी ज्ञान में शून्य हैं तो डिग्रियां होते हुए भी आपको बहुत शिक्षित मनुष्य नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का कालखंड एक प्रारंभ होगा और उसी प्रकार का कालखंड आज है। और इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ। हम देखते हैं कि एक समय हमारे देश के अंदर और विश्व में भी श्रुति ज्ञान था ही, सुनकर ही ज्ञान अर्जित होता था। फिर लेखन की विधा प्रारंभ हुई, तो फिर भोजपत्रों पर लिखना प्रारंभ हुआ, फिर कागज का आविष्कार हुआ और हम देखते हैं कि फिर पत्थर पर भी लिखना शुरू हुआ। आप में से भी तमाम लोगों ने स्लेट का उपयोग किया होगा। फिर लकड़ी का उपयोग हुआ, तख्ती का उपयोग हुआ, ब्लैक बोर्ड आया, मेरे देखते ही देखते फिर ग्रीन बोर्ड आ गया, वाइट बोर्ड आ गया, अब ई बोर्ड आ गया। और इसलिए आज के अनुरूप अपने को ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देने की पद्धति का विकास करना, ये बहुत आवश्यक है। अगर हम विकसित नहीं हुए तो पिछड़े माने जाएंगे। इसलिए इस वर्ग का उद्देश्य ये है कि जो वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान की जो ज्ञान देने की पद्धति है, उसके हम जानकार बने, सभी कार्यकर्ता उस विधा को सीखें। और इसलिए विद्या भारती में शुरू से ही फिर कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ हुई, फिर स्मार्ट क्लास आए, कंप्यूटर विषय को हमने अखिल भारतीय रूप में लिया, सारे देश में प्रशिक्षण पर किए। उस समय जब कंपनियों के लोग आते थे और विद्यालय से कहते थे कि हम आपके सब बच्चों को कंप्यूटर सिखाएंगे और 3 वर्ष के बाद आपके कंप्यूटर छोड़कर चले जाएंगे, तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था और बड़े प्रसन्न भी होते थे। चलो कंप्यूटर दे जाएंगे 3 वर्ष के बाद में, बड़ा उपकार करेंगे। लेकिन बाद में जो अपने कार्यकर्ताओं में जब इस तकनीकी ज्ञान का प्राप्ति हुई, उनको तो ध्यान में आया कि 3 वर्ष में तो तकनीक बदल जाती है, कंप्यूटर पुराना हो जाता है। और इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है। इस बदलती तकनीक के युग में अपने को बदलना, और इसलिए हर आचार्य आज इस तकनीकी पद्धति का उपयोग करते हुए ज्ञानार्जन की विधा का विकास करना। अब विद्या भारती में तमाम और स्थानों पर भी कुछ प्रयोग प्रारंभ हुए हैं। हरिद्वार के अंदर एक, और वहाँ भी हमने अपने कार्यकर्ताओं ने एक स्टूडियो विकसित किया है, पूरे उत्तराखंड को उसके साथ जोड़ा है। बड़ा विचार था वो भी, एक पृथ्वी कुल के नाम से। वैसे ही हैदराबाद में शुरू हुआ, फिर अपने कुछ बड़े विद्यालयों ने भी अपने यहाँ स्टूडियो बनाए हैं। लेकिन ये जो यहाँ ये सारा विकास हुआ है, विकसित हुआ है, अब अखिल भारतीय संगठन होने के कारण से, एक बहुत बड़े विद्यालयों का समूह होने के कारण से, इतनी बड़ी आचार्य छात्रों की संख्या होने के कारण से तमाम कोचिंग चलाने वाले लोग आज हमारे पास आते हैं। तमाम इस प्रकार का LMS के पद्धति से जो ज्ञान देना चाहते हैं वो भी हमारे पास आते हैं। सब व्यावसायिक लोग हैं, पेशेवर हैं, अपने से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं ने, विशेष रूप से सौरभ जी के प्रयत्न से, एक अच्छी बात है कि विद्या भारती के क्षेत्र में संगठन का ही देश में ये पहला एक शिक्षण, तकनीकी शिक्षण का एक केंद्र और बहुत आधुनिकतम केंद्र ये विकसित हुआ है, जिसमें अभी 49 जिले, उनके सभी आचार्य, सभी बच्चे, विद्यालय का सारा स्वरूप इसमें आएगा। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि जरा अब हम अपनी तैयारी ये विश्व स्तर की करें, क्योंकि ज्ञान देने की जो पद्धति है वे वैश्विक हो गई है। दुनिया एक बहुत छोटी हो गई है, एक कमरे में बैठकर एक डब्बे पर सारी दुनिया को देखा जा सकता है। ये स्थिति में से हम गुजर रहे हैं, और इसलिए हमारे आचार्यों को भी अब तकनीकी ज्ञान करना और तकनीक के माध्यम से वैश्विक ज्ञान बच्चों को देने का अभ्यास करना, वो हमारी तैयारी चाहिए। तभी हम माने जाएंगे कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में चलने के लिए तैयार हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसी बात को लेकर, ये ध्यान में लेकर ये सारा वर्ग है, और इसलिए मेरा विश्वास है कि अच्छा एक तैयारी आप सबकी होगी।
जिसके कारण से यहाँ से, चूँकि जब यहाँ आप पढ़ाएंगे, अभी तो आप कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं, 2-3 वर्ग पढ़ाते हैं, उन्हीं में आपकी पहचान बनती है। लेकिन जब यहाँ से विषय जाएगा तो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों के अंदर आपके शिक्षण की पद्धति का परिचय वहाँ बच्चों को भी होगा और आचार्यों को भी होगा और हमारे विषय में और आकलन भी होगा कि हम कितनी शिक्षण पद्धति जानते हैं। मैं देखता हूँ कि घरों के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कार्टून फिल्म देखते हैं या और दूसरे चैनल्स आते हैं जो जंगलों से संबंधित आते हैं, जीव जंतुओं से संबंधित आते हैं। उन चैनलों के माध्यम से इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि कौन पशु कैसा जीवन जीता है, उसका खान पान कैसा है, वो शिकार कैसे करता है या रहता कैसे जंगलों के अंदर है। ये सारा ज्ञान इस विधा के माध्यम से बहुत सरलता के साथ, सहजता के साथ दिया जा सकता है, जो वास्तव में पुस्तकों के माध्यम से या ब्लैक बोर्ड और इसके माध्यम से नहीं दिया जा सकता, या डायग्राम बनाने से भी उसमें समय बहुत खर्च होता है और वो सचल नहीं दिखाया जा सकता। ऐसी सारी विशेषताओं को लेकर ये तकनीकी शिक्षा का उपयोग अपने विद्यालयों में अपने छात्रों के, उनके जीवन के निर्माण के लिए हम उपयोग करें। इसी बात को ध्यान में लेकर विद्या भारती भी अब तकनीकी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। प्रसन्नता की बात है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, इस पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम के साथ में इस सारे केंद्र को खड़ा किया है। लेकिन अच्छी बात है कि यह अपने संगठन का है, ये विद्या भारती का है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बात बाहर जाने की संभावनाएं नहीं हैं। हम सब जिस उद्देश्य को लेकर संगठन में काम करते हैं और जिस उद्देश्य को लेकर कि इस भारत को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, उसके लिए हम जीवन निर्माण करेंगे, ये जो संकल्पना लेकर हम शिक्षा के क्षेत्र में चले हैं, मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से और इस तकनीक के माध्यम से इसको और हम गति दे सकेंगे और आज की दुनिया के साथ हम कदम से कदम मिलाते हुए दुनिया का भी ज्ञान अर्जन करने वाली पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। इस प्रकार का प्रयत्न आप सब कार्यकर्ताओं का रहा, इतना ही निवेदन है। मैं अपने जीवन के एक ऐसे वर्ष में पहुंच गया हूं जहां से अतीत की खिड़की के माध्यम से बहुत सी चीज़ें आज परिदृश्य पुराने दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1967 से वर्ष 1973 के बीच 6 साल का जो ये एक अवधि थी लंबी, सरस्वती शिशु मंदिर प्रतापगढ़ के प्रांगण में जब गुजरी थी, वो क्षण आज पुनर्जीवित हो रहे हैं आपके बीच उपस्थित होकर। आज याद करता हूँ तो एक एक क्षण याद आता है, अपने सहपाठियों के साथ, आचार्यगण के साथ, बहन जी के साथ गुजारे हुए हर पल। विद्यालय में पहुंचने पर प्रातः स्मरण, वंदना, भोजन मंत्र, शांति पाठ, टाटपट्टी पर बैठ कर के भोजन करते थे। प्रातः कक्षा आरंभ होने से पूर्व हवन होता था कक्षा के अंदर ही। भारतीय संस्कृति का एक जीवंत मूर्त रूप हम लोगों ने उस 6 साल में जिया था। बहुत सारे आचार्य जिन्होंने हमें उस समय पढ़ाया था, जब मिलते हैं तो स्वमेव नतमस्तक हो जाता है। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक है कि हमारे उनके बीच के क्या संबंध रहे थे। एक संस्कार की जो नींव उस समय पड़ी थी, एक शिक्षा की नींव जो उस समय प्राप्त हुई थी, वो जीवन में आज भी उतनी ही जीवंत है, प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। उस समय हमको ये सिखाया जाता था मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। बात एक ही है, लेकिन सोच और संस्कार में बहुत अंतर है। यही हमारा भारतीय संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं, जो अगर नींव के रूप में हमको मिलेंगे तो शायद आज जो सामाजिक दुर्दशा हम देख रहे हैं वो शायद हम उससे बच जाएंगे। जो बातें कक्षा 5 तक हमने उस प्रांगण में पढ़ी थीं, कक्षा 8 तक जब मैं जीआईसी में एडमिशन लिया था मैंने,
तो मुझे संस्कृत, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 विषय ऐसे थे जिसमें मुझे कक्षा 6, 7, 8 में पुस्तकों को पलटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। हमने कक्षा 5 तक इतना पढ़ लिया था। पढ़ाने की विधा वो थी कि हमको रटना नहीं पड़ता था बल्कि समझना होता था। अगर हमने अपने नींव में किसी चीज़ को अच्छे से समझ लिया है तो किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ जाती। आज तो परिवेश ये है कि रट लो, इम्तहान दे लो, उसके बाद भूल जाओ। ये जो आज का कल्चर विकसित हो गया है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम चीज़ों को समझ करके उसको अपने ध्यान में रख लेते हैं तो वो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है। आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में तकनीकी विधाएं बहुत सारी आ गई हैं, विकास बहुत हुआ है विज्ञान का। उस वैज्ञानिक विकास के साथ साथ हमें भी अपने आप को अधुनांत करने की आवश्यकता है। उसी दिशा में, उसी कड़ी में विद्या भारती के इस तत्वाधान में जो डिजिटल केंद्र का संचालन शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से अब आपको भी प्रशिक्षण प्राप्त होगा, बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। विशेष रूप से ये जो पिछले 6-7 महीने बीते हैं, उस 6-7 महीने में जिस तरह से तकनीकी का प्रयोग सामने आया है, वो इस चीज़ को और भी प्रासंगिक बना देता है। बचपन में हम लोगों ने सुना था कि सीइंग इज़ बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। सुन करके तो चीज़ों को विश्वास होता है, लेकिन देख करके चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास होता है। कोई चीज़ अगर दिखा करके वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आ जाती है तो वो दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, तुरंत पंजीकृत हो जाती है, वरना किताब के माध्यम से पढ़ना और उसको याद करना पड़ता है। अध्ययन की विषय वस्तु भी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस पर भी शोध और चिंतन हमेशा से रहा है। विषय वस्तु हमारे समाज, हमारे परिवेश, हमारे परिवार, हमारे देश, इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर बनाई जाए तो ज़्यादा उपयोगी होगी, और देश के प्रति जो एक गरिमा है देश की, उससे जो जुड़ाव है वो बच्चों का अवश्य उसमें आएगा। आज उदाहरण के लिए मैं इतिहास की बात अगर करूं तो हम लोग हमेशा मुग़ल काल की बात करते हैं। मुग़ल काल का इतिहास शुरू करते हैं हम बाबर से लेकर औरंगजेब तक। ब्रिटिश पीरियड का इतिहास याद करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से सन 1950 तक। लेकिन उस बीच में हमारे बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जिन्होंने मुग़लों से अच्छी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने ब्रिटिश को सोचने को मजबूर कर दिया कि देश छोड़ा जाए। लेकिन वो सारे महानुभाव, वो सारे भारतीय गौड़ हो गए हैं, नेपथ्य के पीछे चले गए हैं। हम उनको आगे लाएं, उनके बारे में बच्चों को बताएं, तो शायद हमारा भारतीय इतिहास और अधिक प्रासंगिक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से सभी आज जो एक कूप मंडूक वाली धारणा थी उससे बाहर निकल करके समग्रता में अपने आप को जोड़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तकनीकी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर दिशा में अपने आप को अद्यतन करेंगे। उससे जुड़ करके अपनी जीविकोपार्जन का साधन तो बनाएंगे ही, लेकिन जिस दायित्व के लिए इस परिवार से विशेष रूप से हम जुड़े हैं, विद्या भारती के प्रांगण में आज उपस्थित हैं, इसको भी हम निभाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस अवधारणा को समझ पाएंगे तो आपका योगदान बहुत ही मायने रखेगा आज के इस युग में, भारत के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज को एक संस्कारिक समाज बनाने में। हमारी नई शिक्षा नीति जो 2020 की आई है, राष्ट्रीय नीति, वो बहुत ही प्रासंगिक है और एक बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन इस देश को देगी, और उसमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरा आपसे बारंबार यह अनुरोध है कि इस दिशा में सोचिएगा ज़रूर और करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। ये जो LMS जिसके बारे में भी सौरभ जी ने आपको बताया कि जो समय की नीड है, आवश्यकता है, उसको हमने पूरी जो
विद्या भारती किस तरह से संस्था काम करती है उसके अनुरूप उसको पूरा बनाया है। LMS कुछ ऐसा मतलब आप ऐसा ना समझें कि डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है। जो हमारी ट्रेडिशनल या जो हम जिस तरह से पढ़ाते हैं स्कूलों में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका डिजिटाइजेशन किया है। जैसे अभी महेश जी ने जिस तरह से बताया, एलुमनी एक हमारा उसमें है, जितने ही हमारे पुराने बच्चे जो स्कूल छोड़ गए हैं उनको किस तरह से इस प्लेटफॉर्म में लाया जाए। उसी तरह से जो बच्चे, जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, जैसे करियर काउंसलिंग है कि नए बच्चे जो 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में क्या करें, उनको किस तरह का मार्गदर्शन मिले, किस तरह की करियर गाइडेंस हो जिसके लिए कि अपना एक करियर ढूंढें वो किस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो है LMS के अंदर इनबिल्ट की हुई हैं। लेकिन हम जो इस ट्रेनिंग में कर रहे हैं वो है कि हम एक जो विषय, कोई भी एक टॉपिक है, उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें कि जिससे कि हमारे क्लास में 3 तरह के छात्र होते हैं। एक होता है अबव एवरेज, एक होता है एवरेज और एक होता है बिलो एवरेज। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो अबव एवरेज वाला बच्चा वो तो होशियार है, उसने पढ़ा हुआ सब्जेक्ट वो समझ जाता है बहुत जल्दी से। लेकिन जो बिलो एवरेज होता है उसको ट्यूशन जाना पड़ता है, उसको समझ में नहीं आता क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके समझ से बाहर होती है, डिफ़िकल्ट होती हैं। तो हम इस तरह से सीखेंगे। प्रयास ये रहेगा कि जब हम 40 मिनट का एक टॉपिक लें, उस टॉपिक के अंदर हम उस विषय में क्या क्या इंग्रेडिएंट, मतलब हम इंग्रेडिएंट, जैसे हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें छौंक लगती है, मतलब सिर्फ दाल उबाल दी जाए तो सिर्फ उबली हुई दाल थोड़ी अच्छी नहीं लगती, उसमें थोड़ी सी घी या सरसों का छौंक लगता है तो वो थोड़ी सी और स्वादिष्ट बन जाती है। उसी तरह से ये विषय जो ले, हम उस विषय को इस तरह से बनाएं कि उसमें वीडियोस किस तरह से डाली जाएं, उसमें इमेजेस किस तरह से यूज़ करें, उसकी भाषा इस तरह से हो कि वो एक साधारण बच्चा आसानी से उसको देख के समझ सके। और इसमें और अच्छी बात ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चा, जब हम इसको ट्रेनिंग देखेंगे तो जो भी आप कुछ पढ़ा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। मतलब जैसे क्लासरूम में होता है तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है, बोर्ड में लिख रहा होता है, तो बच्चे का ध्यान जो है वो ब्लैक बोर्ड पे है और वो नोट्स बना रहा है। आप उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो 2 जगह स्प्लिट होगी, एक तो आपको समझना भी है और फिर नोट्स भी बनाने हैं। तो हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स भी साइमल्टेनियसली तैयार होते जाएंगे। तो बच्चा जो है वो पहले समझे आप क्या पढ़ा रहे हैं और उसके बाद वो अपने नोट्स भी रेफ़र कर रहा है, देख रहा है सब कुछ। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स की हुई हैं। और इस तरह से जो हम ट्रेनिंग लें तो फिर उस सेशन में हम लोग समझेंगे। अभी आप लोगों के साथ काफ़ी सारा समय बिताऊंगा मैं, तो अभी यहाँ पर आज्ञा लूँगा। नमस्कार।